नमस्कार दोस्तों। अगर आप 120 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन बहुत अच्छे से लिख लेते हैं और उसमें अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो यह डिक्टेशन आपके लिए, क्योंकि यह डिक्टेशन 140 शब्द प्रति मिनट की गति से होने वाली है। डिक्टेशन फास्ट लिखना ही ज़रूरी नहीं होता, उसके अंदर एक्यूरेसी होना ज़रूरी होता है। तो इसलिए हर एक डिक्टेशन को 4 से 5 बार जरूर लिखें। इस डिक्टेशन के अंदर जो भी हार्ड वर्ड है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिलेंगे, इसलिए उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको डिक्टेशन पसंद आए तो उस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी हमारी 5 सेकंड बाद। अपने पेन कॉपी रेडी रखें। थ्री, टू, वन, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, स्वाभाविक है कि हमारा ध्यान अपने स्वाधीनता संग्राम की ओर जाए। उस संग्राम का एक उद्देश्य तो विदेशी आधिपत्य से छुटकारा पाना था। एक अन्य उद्देश्य जो उससे कम महत्वपूर्ण नहीं था, एक ऐसे समतावादी समाज को संभव बनाना था जिसमें सामाजिक विभाजन और ऊंच नीच के लिए कोई स्थान शेष न रह जाए। हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई की एक विशेषता यह थी कि उसे अंतर्गत ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था और किन्हीं विशेषाधिकारों की सुरक्षा नहीं की जानी थी। उस आंदोलन के कुछ नेता दिग्गज विद्वान थे, लेकिन सभी राजनीतिक दृष्टि से एक समान होकर काम करते थे। हमें पूर्ण समता वाले समाज की स्थापना में अभी सफलता नहीं मिली है, लेकिन हम दावा कर सकते हैं कि हम अब भी इस महान प्रयास में संलग्न हैं। उपर्युक्त पृष्ठभूमि में इस विधेयक पर विचार किया जाना चाहिए। वह हमारे देश में सामाजिक परिवर्तन की गति का प्रतीक है। मैं नरेशों को आश्वस्त करना चाहूँगी कि इसमें किसी के प्रति कोई वैयक्तिक वैमनस्य की भावना नहीं है। हम इस महत्वपूर्ण परिवर्तन को जिस ढंग से लाना चाहते हैं वह हमारी इस लोकतंत्री परंपरा के अनुकूल है कि दूरगामी और क्रांतिकारी परिवर्तन भी शांतिपूर्वक परामर्श और विचार विनिमय और संसदीय स्वीकृति से किए जाएं। पैरा। देश के एकीकरण की पहल जन नेताओं की ओर से हुई, उनकी ओर से हुई जो लोकतंत्री आंदोलन के अगुआ थे, और इसका एक महत्वपूर्ण भाग था देशी रियासतों की जनता का साहसिक संघर्ष। यह करते हुए हम स्वाधीनता प्राप्ति के ठीक बाद नरेशों द्वारा देश के एकीकरण के लिए दिए गए रचनात्मक सहयोग के महत्व को कम करके नहीं आंक रहे हैं। उन्होंने समुदाय के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में अपना योगदान दिया है। बहुत से भूतपूर्व नरेशों के प्रति उन क्षेत्रों के लोगों में जहां वे कभी शासक थे बहुत आदर पाया जाता है, और उनमें से कुछ को जनता ने इस सदन के सदस्यों के रूप में चुना है। मुझे विश्वास है कि जनता का यह रुझान किसी भी प्रकार कम नहीं होगा। वास्तव में अगर मैं कहूँ कि नरेश इस मौके पर ऐसी प्रथाओं को समाप्त करने में जो समता तथा सामाजिक न्याय के लिए यत्नशील समाज के अनुरूप नहीं है, सरकार से सहयोग करे तो उनका मान सम्मान और बढ़ेगा ही। पैरा। वर्तमान विधेयक द्वारा अनुच्छेद 291, 363 और 366 की धारा 22 को समाप्त किया जाना है। सरकार का उद्देश्य प्रीवी पर्स या राज भत्ते की समाप्ति, विशेषाधिकारों की समाप्ति या उन्हें सीमित करना और शासन की धारणा को समाप्त करना है। मैंने जो पत्र नरेशों को लिखा था उसमें मैंने साफ तौर पर कहा था कि संशोधन विधेयक संसद में पेश किया जा चुका है और चालू सत्र में उस पर विचार कर उसे पारित किया जाएगा। मैंने उनसे यह भी कहा था कि उन्हें कठिनाई में डालने या उनके आत्मसम्मान को आघात पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है तथा सरकार कुछ उपाय करेगी। पैरा। अध्यक्ष महोदय, ऐसे उपायों को अभी तक ब्यौरे के साथ निश्चित नहीं किया गया है, लेकिन मोटे तौर पर इस संबंध में मैंने सरकार के दृष्टिकोण का संकेत दिया था। मैंने इस सुझाव का जिक्र किया था कि प्रत्येक नरेश को जिस संक्रमणकालीन भत्ते का भुगतान किया जाएगा उसकी गुणज राशि कम राज भत्ता पाने वालों के मामले में अधिक और अधिक भत्ता पाने वालों के लिए कम होगी।
कुल भुगतान इतना होगा कि नरेशों को बदली हुई परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित करने में सहायक हो। मैंने यह भी कहा था कि सरकार इस योजना के ब्यौरे पर नरेशों से और अधिक विचार विमर्श के लिए तैयार है। कुछ सदस्य ऐसे विचार विमर्श पर आपत्ति प्रकट कर सकते हैं, कुछ अन्य कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन यह हमारा ढंग नहीं है। स्वयं राष्ट्रपति ने संक्रमणात्मक भत्ते देने के लिए सरकार के इरादे की घोषणा की थी। गत 6 महीनों में मैंने आशा की थी कि राजभत्ते और विशेषाधिकारों की समाप्ति के बारे में हमारे संकल्प के बावजूद किसी तरह के समझौते पर पहुंचना संभव हो सकेगा। यह दुख की बात है कि हमारे इस प्रयास का गलत अर्थ लगाया गया है, लेकिन मुझे आशा है कि अब भी सद्बुद्धि से काम लिया जा सकेगा। कुछ नरेशों और उनके मित्रों ने दावा किया है कि मैं जो विधेयक इस सदन में पेश कर रही हूं वह नैतिक दृष्टि से अवांछनीय है। मैं इस संबंध में केवल यही कह सकती हूं कि यह सोचा भी नहीं जा सकता कि इस पवित्र सदन के सम्मुख, जो हमारी जनता के अभिमत का प्रतिनिधित्व करता है, मैं किसी ऐसे अधिनियम को पारित करने के लिए कहूंगी जो नैतिकता के अनुकूल न हो। पैरा इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत मिल जाएंगे कि जो परंपराएं, प्रचलन और अधिनियम एक युग में पवित्र माने जाते थे, वे ही अगले युग में अमानवीय करार दिए गए। हमारे देश के सभी महान सुधारकों ने ऐसी रीति रिवाजों से टक्कर ली जो अन्यायपूर्ण थे और असमानता को बनाए रखने के अलावा पिछले जमाने में वे न्यायोचित माने जाते थे। मेरा विश्वास है कि जब तक हमारे देश में वर्तमान गरीबी और असमानता मौजूद है, तब तक उन्हें दूर करने की इच्छा और कार्य में कोई अनैतिकता नहीं हो सकती। पैरा पैतृक पदवियों, पारंपरिक अधिकारों, विशेषाधिकारों तथा राजभत्ते को उनसे संबद्ध कार्यों और जिम्मेदारियों के अभाव में जारी रखना हमारे लोकतंत्री संविधान, सामयिक भावना तथा परिवर्तित परिस्थितियों की मांग के विरुद्ध है। 200 वर्षों में यानी राजभत्ते संबंधी समझौते के होने के बाद बहुत सी बातें बदल गई हैं। उनके पैतृक अधिकारों और अनर्जित आयों पर अंकुश लगा दिया गया है। हमने अनेक विशेषाधिकारों एवं निहित स्वार्थों को समाप्त कर दिया है। संसद और विधान सभाओं में हमने ऐसे अधिनियम पारित किए हैं जिनका उद्देश्य ग्रामीण और औद्योगिक दोनों ही क्षेत्रों में आर्थिक क्षमता के केंद्रीकरण को रोकना है। ये सब काम खुली बहस और संसदीय विचार विमर्श के बाद किया गया है। डिक्टेशन समाप्त। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको डिक्टेशन पसंद आई होगी। इसमें मैं एक जगह एक शब्द में अटक गई थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। अगर डिक्टेशन आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और टेलीग्राम चैनल पर इस डिक्टेशन से संबंधित हार्ड वर्डों के लिए उस चैनल पर जरूर आएँ और उस पर आप अपने शब्दों को देखें। धन्यवाद।